बच्चों, क्लास 8 का हिस्ट्री है और कल का ही टॉपिक है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो आज इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इंग्लैंड के जो सिल्क और वूल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया था, जो इंडिया से इम्पोर्ट होकर टेक्सटाइल आ रहा था अर्ली 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने वहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट किया था। Answer: the wool and silk producers in England protested against the import of Indian textiles in the early 18th century because, due to the fame of Indian textiles in the European markets due to their designs and their prices, they were unable to compete with them. The English wool and silk producers wanted a ban on Indian textiles so that they could grow in England. Following this, the spinning jenny was also introduced in European markets. तो इंग्लैंड के वूल और सिल्क प्रोड्यूसर्स ने प्रोटेस्ट किया था इंडियन टेक्सटाइल्स के इंपोर्ट को 19th सेंचुरी में, क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल्स का फेम हो रहा था, मतलब शोहरत जो मिल रही थी इनको यूरोपियन मार्केट्स में उनके डिज़ाइंस की वजह से या प्राइजेस की वजह से। तो जो ये थे इंग्लैंड के वूल और सिल्क प्रोड्यूसर्स, वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो इंग्लिश वूल और सिल्क प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स पे बैन लग जाए, ताकि जो इंग्लिश वूल और सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो इंग्लैंड में ग्रो कर सकें। तो तो इसको करने के लिए इन्होंने स्पिनिंग जेनी का मतलब इजाद किया यूरोपियन मार्केट्स में। 8th क्वेश्चन है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन में उनका डेवलपमेंट हुआ, तो उससे इंडिया के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कैसे इफ़ेक्ट हुआ। देयर आर सेवरल चैलेंजेस फॉर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। फर्स्ट, दे हैड टू compete with English cotton industries both in England and in India. Second, British cotton industries expanded, which led to the shrinkage of Indian textile producers. Third, thousands of Indian textile producers were out of employment because the British took over the market with their industries. तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो थे इंडिया के, उनको फेस करने पड़े। पहला ये था कि उनको इंग्लिश कॉटन इंडस्ट्रीज़ का सामना करना पड़ा या कम्पीट करना पड़ा इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो एक्सपैंड होती जा रही थी, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स का श्रिंकेज हुआ था, मतलब वो डिक्लाइन होते जा रहे थे। तो बहुत सारे इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बेरोज़गार थे, क्योंकि जो ब्रिटिश ने मार्केट ले लिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स विदाउट एम्प्लॉयमेंट थे। 9th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन द 19th सेंचुरी। इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई, उसका क्या रीज़न था। The new forest laws of the colonial government prevented people from entering the reserved forest. It became difficult for the iron smelters to find wood for charcoal. Second, iron smelters were asked to pay high taxes to the forest authorities. Third, post 1950s, the English started importing iron from England to India. This discouraged Indian iron smelters. Fourth, iron industries posed the biggest challenge for the local iron smelters who were not एबल टू कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज़। तो नए फॉरेस्ट लॉज निकाले थे कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें ये था कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको बैन कर दिया गया था रिज़र्व फॉरेस्ट में एंटर करने से। तो ये आयरन स्मेल्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था चारकोल के लिए वुड ढूंढना। जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनको ये भी बोला गया था कि आपको हाई टैक्सेस देना पड़ेगा फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को। और 1950s के बाद जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से आयरन को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो इंडिया के आयरन स्मेल्टर्स थे वो भी डिस्करेज हो गए। तो आयरन इंडस्ट्रीज़ से क्या हो गया, बिगेस्ट चैलेंज हुआ, जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स हैं उनको भी चैलेंज फेस करना पड़ा, तो वो उन बिग इंडस्ट्रीज़ से कम्पीट नहीं कर पाए। 10th क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनको अपने पहले कुछ सालों में क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। आंसर है, फर्स्ट, इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports.
This eliminated competition and protected newly born industries, but the colonial government in India refused such protection to local industries. However, during the First World War, when textile imports from Britain declined, Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. This boosted up cotton factory production in India. तो जो यहाँ के मतलब जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इनको जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आ रहा था टेक्सटाइल्स, चीप टेक्सटाइल्स आ रहे थे, तो वो उसको उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, compete नहीं कर पाए। और ज़्यादातर कंट्रियों में क्या होता था, वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करती थी। कैसे? वो इंपोर्ट्स पे हैवी ड्यूटीज़ लगाती थी। तो इससे बाकी इससे क्या होता था, कंपटीशन नहीं रहता था और जो न्यूली बॉर्न इंडस्ट्रीज़ होती थी कंट्रीज़ की, उनको कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ता था। लेकिन इंडिया की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनको ऐसी प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन से जो टेक्सटाइल इंपोर्ट होकर आता था वो डिक्लाइन होता गया। तो फिर इंडियन फैक्ट्रीज़ को ही बोला गया कि आप मिलिट्री के लिए कपड़े बनाना शुरू कर दो। तो इससे क्या हो गया, इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिला। 11th क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्ड टिस्को एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो टिस्को को कैसे मदद मिली कि अपना स्टील प्रोडक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक्सपैंड करें। पहला है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द वॉर डिमांडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ammunition, which was a demand that Britain had to entertain. Indian markets turned to Tisco for rail work to supply iron and steel. Tisco built shells and carriage wheels for World War First. By 1919, the British government started buying 90% of the steel manufactured by the Tisco. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तो इसमें क्या हुआ था, ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन और स्टील की डिमांड थी ताकि एम्यूनिशन को प्रोड्यूस किया जाए। जो ये डिमांड थी वो ब्रिटेन को पूरी करनी थी। तो इंडियन मार्केट्स ने क्या किया, वो टिस्को की तरफ चली गई ताकि उस टाइम पे रेल का काम भी चल रहा था। तो ब्रिटेन उस टाइम पे रेल का काम देख रही थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया, आयरन और स्टील वहाँ वॉर की तरफ देना शुरू कर दे ताकि एम्यूनिशन बना सके। तो जो यहाँ का रेल का काम था तो वो टिस्को पे आ गया। टिस्को ने आयरन और स्टील सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो टिस्को ने शेल्स और कैरेज व्हील्स भी बनाए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। तो 1919 तक क्या हो गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने लगभग 90% स्टील जो था वो टिस्को ने मैन्युफैक्चर किया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो स्टार्ट कर दिया इनसे लेना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।